कसूर है ना उसमें, और आपका कसूर है, और जो लोग उनसे बात करते हैं उनका कसूर है, उनके वालिदैन का कसूर है, उनके टीचर्स का कसूर है, उनके मोहल्ले में रहने वाले लोगों का कसूर है। भाई होप दो आप इस मुल्क को। नौजवान हमारे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं $200 या पाउंड जो भी फॉरेन रेमिटेंस कमाने के लिए। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाइल सिटिंग इन पाकिस्तान इन देयर कंफर्ट जोन। वो अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं ऑफिस लेके कर सकते हैं। उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वो काम कर सकते हैं जो अमेरिका, यूरोप के अंदर लोग नॉर्मल कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के साथ ठीक ठाक मुकाबला करके और अंग्रेजी लिख के और बोल के मुकाबला किया तो बाकी नौजवान भी इस तरह कर सकते हैं। मुश्किल काम कोई नहीं है। वो जज्बा जो है ना, और जुनून वो पैदा करने वाली बात है, वो आप लोग मिलके कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख कारोबार वाला, और आज आपके साथ दोबारा मौजूद हूं एक हाइब्रिड टाइप की डिस्कशन के साथ, जो पॉडकास्ट भी कह सकते हैं और एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, और ये जो हैं वो साबका सफ़ीर रह चुके हैं, जिसे एम्बेसडर कहते हैं। वो रह चुके हैं ऑफ पाकिस्तान टू UAE एंड लीबिया, एंड सेकेंडली ही इज़ अ फॉर्मल हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू माल्टा। तो ये उनका तारुफ है। बेशुमार पॉडकास्ट कर चुके हैं, बेशुमार वीडियो टीवी पे आ चुके हैं, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। आज हमें मौका मिला है उनके साथ बात करने का। मैंने सोचा इस बातचीत का आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया जाए, तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये तो आपने मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू शुरू कर दी, लेकिन अच्छी बात है। बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू से हमारे नौजवानों ने मिलत को शायद कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, और आप जो काम कर रहे हैं वो तो इस मुल्क की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हमारे नौजवानों ने मिलत अपनी नाउमीदी का शिकार होते जा रहे हैं, और इस हद तक के मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। कोई 10 लाख के करीब हमारे पाकिस्तान के नौजवान वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले साल, और कुछ लोग जो इलीगल तौर पर जाने की कोशिश कर रहे थे वो बेचारे समुद्र में डूब गए क्रॉस करते हुए। तो इससे तो दिल दहला देने वाली बात है कि वतन अजीज़ में इतने मौके हैं कि हम उसमें काफ़ी उनको हम रास्ता दिखला सकते हैं कि बाहर जाए बगैर वो यहाँ कितनी अपनी आमदन कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी तकवीत हुई जो मैंने देखा कि आप काम कर रहे हैं, और आप ख़ास तौर पे वर्क फोर्स को और ह्यूमन रिसोर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉई को। तो आप बताएं कि आपके पास मॉडल जो है वो मैं समझना चाहूँगा, ताकि मैंने जो दुनिया में देखा है मैं बता सकूँ या मैं तसव्वुर कर सकूँ कि हम पाकिस्तान के इस माहौल में पाकिस्तान के नौजवानों को किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं ताकि हम उनके लिए मुफीद साबित हों। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया। तो मैं अपने जो स्टार्टअप है उसका पिच आपको देना चाहता हूँ। वर्कर हमने स्टार्ट किया है, और वर्कर इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। जो आपने भी तस्करा किया कि नौजवान हमारे मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं $200 या पाउंड जो भी फॉरेन रेमिटेंस कमाने के लिए। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको रिमोट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाइल सिटिंग इन पाकिस्तान इन देयर कंफर्ट जोन। वो अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं ऑफिस लेके कर सकते हैं। उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और वो काम कर सकते हैं जो अमेरिका, यूरोप के अंदर लोग नॉर्मल कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं। इसमें एडवांटेज जो है वो ये है कि बाहर के जो भी लोग हैं वो उनको हायर क्यों करेंगे एज एम्प्लॉयर। चीप लेबर, एफिशिएंट, पढ़े लिखे, सही। उसके बाद जो काम वो फिजिकली वहाँ पर बैठ के करा सकते हैं और उनकी कॉस्ट उसमें ज़्यादा आती है, वो रिमोटली करा दें और उसमें कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है। अमेजिंग। इनफैक्ट पूरी दुनिया में आप ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्री में जहाँ से लोग डॉलर्स के ज़रिए अपना मुआवजा ले सकते हैं, पाउंड्स के ज़रिए ले सकते हैं, यूरो के ज़रिए ले सकते हैं, उन ममालिक में यकीनन बड़ी ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ कॉस्ट ज़्यादा है एम्प्लॉय करने की किसी को, और यहाँ कम है। एक तो ये, दूसरा वहाँ आबादी, क्योंकि लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं तो आबादी कम होती जा रही है। तो पाकिस्तान तो इस मामले में हमारे पास जो 120 मिलियन यानी तकरीबन 65% 70% लोग 70 साल की उम्र से कम है, ये उनके लिए तो बहुत मुफीद चीज़ है। जी, बहुत मुफीद चीज़ है। और सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है वो ये है 35 साल से कम है, 30 साल से। जी, 70 मैंने गलत कह दिया है तो उसको
जी, जो मेजॉरिटी हमारी यूथ है, वो जो पॉपुलेशन है वो यूथ ही है ज़्यादातर, तो उसमें हम यही कर रहे हैं कि वो जाके फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जो है अपनी डिग्री हासिल करने के बाद 25,000, 30,000, 35,000 की जॉब्स के पीछे भाग रहे होते हैं। तो इफ़ दे गेट अ जॉब ऑफ एटलीस्ट $300 per month, that is $10 a day, which is nothing in US, which is nothing in Europe. वहाँ $10 an hour होता है। $10 an hour होता है। तो $10 a day में 8 घंटे का बंदा अगर किसी को मिल जाए तो यहाँ पर वो सीधे 90,000 रुपये हो जाते हैं महीना। तो असल चीज ये देखें, और वहां वाले को फायदा ये है कि जो वो 1 घंटे की देता है मुआवजा, वो यहाँ पूरे दिन का मुआवजा दे रहा है, और इसको कहते हैं विन विन गेम। उसके लिए भी फायदा और यहाँ के नौजवानों के लिए भी फायदा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसमें पाकिस्तान के लोगों को किस तरह आगाही दी जाए और आप किस तरह आगाही दे रहे हैं, क्योंकि तो इतना उम्दा काम है कि अगर लोग इस तरफ राग़िब हो जाएं, सिर्फ छोटा सा काम करना पड़ेगा और आप इस पे तबसरा करें। वो ये कि अंग्रेजी थोड़ी बहुत ऐसी करनी होगी कि जब बाहर से लोग बात करें या लिख के भेजें तो उसको समझ के। आजकल पूरी दुनिया में आज से 5 या 10 साल के अंदर डिग्री को कोई आदमी देखेगा भी नहीं। वो कहेंगे जी आपको आईटी के बारे में, आपको ये चैट जीपीटी के बारे में कितना इल्म है ये बताएं और उस पे बात करें आगे, लेकिन आपकी डिग्री से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो उस लिहाज से हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मुल्क में लोग रोते हैं, ओहो हो मेरी अम्मी अब्बा ने मुझे नहीं करवाया मास्टर्स, यानी एमए नहीं करवाया, मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा। भाई मेरे अम्मी अब्बा जो हैं वो तो लालू खेत में रहते हैं, या वो अपारा के किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के छोटे छोटे क्वार्टर हैं इस्लामाबाद में, या पेशावर में पीरवदाई में रहते हैं। तो मैं तो देखें वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो दूसरे लोग हैं मेरे क्लास में वो तो मोटरों पे आते हैं और मैं बसों में आता हूँ, तो वो कम से कम फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। वो जो एक खामखा के अपने ऊपर एक नफसियाती महरूमी पैदा कर लेते हैं हमारे नौजवान, वो ख़त्म करने के लिए बड़ी अच्छा ही तो टूल आपके पास है, वर्कर्स का प्रोग्राम। तो आप इस पर और बताएं कुछ। सर देखें, आपने जो कहा कि इंग्लिश आनी चाहिए, तो टू मी इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज एनी मोर, इट्स अ स्किल राइट नाउ। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। सही। बाकी जो है वो देखिए ना, हमारे लोग पीले स्कूल के जो पढ़े हुए हैं उनको इंग्लिश की वजह से वो नफसियाती तौर पर समझते हैं इंग्लिश हर एक शख्स सीख सकता है और 6 महीने में इतनी सीख सकता है कि वो आपके बाहर के लोग उनको एम्प्लॉय कर सकें। लेकिन ये है ना कि उसमें थोड़ी सी दिल लगा के करना होगा। जी अच्छा सर, तो हमारा जो अभी प्रोग्राम है वो ये है कि हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं। यहाँ की यूथ को बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर करियर कनेक्शंस। तो मैं यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पर अपना एक एम्बेसडर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहाँ पर उनके जो एलुमनाई हैं या जो फ्रेश बैच आउट हो रहा है पढ़ के डिग्री लेकर, उनको हम यूटिलाइज करें, उनको हम ट्रेन करें और उनको वो वर्क फोर्स बना दें जो इस वक्त यूएस और यूरोप की रिक्वायरमेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जब सफ़ीर था यूएई में तो मैंने एक सेमिनार किया और जिसमें जो कोरिया का आजकल डिप्टी वो फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेरे साथ सफ़ीर था यूएई में। तो हमने डाइवो, सैमसंग और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओ को बुलवाया और वहाँ हमने उनको प्रेजेंटेशन दी कि आपके मुल्क में आबादी कम हो रही है, आपके मुल्क में कास्ट ज़्यादा है, आपके जो वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, तो हम आपको अगले 20 साल का मुआहदा कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी बता दें कि क्या क्या आपको चाहिए, किस किस कैटेगरी में चाहिए आपको, और हम आपको 20 साल तक वो आपको लोग ट्रेंड करेंगे और आप उसको टेस्ट करें आके और आप यहाँ से ले जाएं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि लोगों को समझ कम आती थी। अब इंशाल्लाह ज़्यादा आएगी। समझ का थोड़ा सा मसला है क्योंकि हमें जो है ना वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो टाइम की पाबंदी जो हम नहीं कर पा रहे, चीज़ें समझना कि किस तरह बहुत आसान है, और लिसनिंग स्किल्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। दुरुस्त। और आप लोगों को नौजवानों के लिए इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इस तरीके से गुफ्तगू करें, इस तरीके से सिखलाएं कि वो घर पे के बजाय कहें कि रात को सोने की जगह पे इधर दे दें। बिल्कुल ऐसे ही। सर आप मुझे बताइए कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी किया, चीज़ें हुई, तो अगर मैं वर्कर को पाकिस्तान की बिगेस्ट HR कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं तो दुनिया की बनाना चाहता हूँ लेकिन हम स्टार्ट पाकिस्तान से करते हैं,
तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे? आपने बिगेस्ट अगर एचआर कंपनी बनानी है जी तो वो कहते हैं ना कि आपने वो ड्रीम तो पैदा करना है। जी और आपके जो यहाँ सरबराह हैं रेहान अल्लाहवाला साहब, उन्होंने वैसे ही इतनी सारी ड्रीम मैं देखता हुआ आया हूँ, स्लोगन्स देखता आया हूँ, वो सारे के सारे ड्रीम हैं। और इसीलिए ये हो सकता है, ये मुमकिन है, और ये इस वक्त दुनिया की डिमांड भी है। जी लेकिन जब ड्रीम आप पैदा कर लेना, वो कहते हैं ना कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो आप सोच भी रहे हैं, ख्वाब भी देख रहे हैं, एक काम कर लें बस कि उस ख्वाब की ताबीर के लिए एक विजन बना लें, एक उसके लिए गोल सेट कर लें, और गोल सेट करने के बाद उसको मंथली और ईयरली प्लान बना लें। कि आपने देखें इस मुल्क में इतनी ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि नौजवान ने मिलत अवेलेबल हैं कि उनको अगर सिर्फ राह दिखलाने वाली बात है। और मैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में सरबराही करके आया हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी और सफ़ीर के तौर पर भी। मैंने देखा है कि हमारे लोगों में टैलेंट्स की कमी नहीं है। हमारे लोगों में अगर कमी है तो उन लोगों की कमी है जो लीडर्स थोड़े से हमारे, अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए तो लीडर्स अगर थोड़े से और मोटिवेटर टाइप हो जाए, लीडर हो जाएं, वो सिर्फ ये है कि सियासत को तिजारत ना समझें, तो ये नौजवान पता नहीं हमारे कहाँ जा सकते हैं। तो लिहाजा आप भी लीडर हैं, लेकिन आप अपने उसके शोबे के लीडर हैं। तो जब आप पढ़ाते हैं या किसी को समझाते हैं तो उसमें इतनी चाशनी होनी चाहिए। It should be in such a manner that people should get attracted. So that is very important. Once you are drawing, or once you are conceiving a dream, and once you start planning, then you have to have those elements in it. जी सही सर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लीडर्स बनने चाहिए, तो मेरा हिसाब से तो ये है कि जो सियासत है उसका हर बंदा अपना लीडर है। सो वी हैव टू क्रिएट न्यू लीडर्स आउट ऑफ इट। तो हम तो रोज लीडर्स बनाएं खुद अपने। देखें, सियासत का काम दान जाने। हम तो आपको लीडर समझते हैं वर्कर्स के लिहाज से। जो आपने ये बनाया हुआ इतना बड़ा खाका और इतना बड़ा शोबा, इसको आगे बढ़ाएं। तो हमें तो ऐसे लीडर चाहिए। सियासतदान तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा, हमें अच्छे सियासतदान भी देगा, और कभी किस ज़माने में अच्छे थे भी हमारे पास, और आइंदा भी अच्छे सियासतदान मिल जाएंगे हमें। लेकिन यह है कि हम पहले अपनी आगाही अच्छी पैदा करेंगे। हमारे को यहाँ इस मुल्क के 20, 25, 50 लाख हमारे नौजवान ने मिलत, उनमें आगाही आ जाएगी तो सियासतदान भी अच्छे चुनेंगे, मसला ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एचआर का? क्योंकि आपका बहुत वार्स फील्ड में रहा है, अपने लीबिया में रहे हैं आप, यूएई में, माल्टा में, तो क्या रहा है? नौकरी वहाँ पे भी ऐसे ही होती है या लोग परेशान हैं पाकिस्तान की तरह? नहीं, देखिए वहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी तफसील में जाए बगैर हमारी इसकी जो भी वजूहात हैं, इस वक्त एम्प्लॉयमेंट हमारी की सूरत हाल ये है कि हर साल तकरीबन कोई 18-1 लाख बच्चा वो ग्रेजुएशन करके जब निकलता है तो उसको नौकरियां नहीं मिलती हैं। दो वजूहात है। आपने पूछा मवाजना कर दूं, मिसाल तौर पे माल्टा का जब मैं हाई कमिश्नर था तो माल्टा में एक तो ये है कि आबादी कंट्रोल है, दूसरा ये है कि वहाँ उनकी पॉलिसी प्लानिंग अच्छी है, तीसरी बात यह है कि वहाँ जितने लोग ग्रेजुएट होते हैं तकरीबन मार्केट में इतनी जॉब अवेलेबल हो जाती है। हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी नहीं हो रही है, बिजनेस ग्रोथ पूरा नहीं हो रहा है, बहुत सारे इसबाब हैं उसके। बिजली महंगी है, सुई गैस महंगा है, और उसके अलावा कास्ट ऑफ डूइंग महंगी है, और सबसे सोने पर सुहागा ये है कि अब जाके उन्होंने फैसिलिटेशन सेल बनाया है, जिसकी वजह से लोगों को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी थोड़ी सी इंशाल्लाह आगे जाके सहूलत पैदा हो जाएगी। तो जब वो धक्के खाते हैं ना 24 डिपार्टमेंट के, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं मैं रेडी लगा लूँ, मैं ये काम ना करूँ। ठीक है, तो ये काम कम अज़ कम हुकूमत मेरा समझता हूँ कि कर लेगी जल्दी। जब ये कर लेगी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि फैसिलिटेट द पीपल वट एवर दे वॉन्ट टू डू। ठीक है, अब आप वर्कर्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, एक कंपनी खोलना चाहते हैं, चाहिए तो ये था कि आप ओमान में जाएं, 1 घंटे में कंपनी खोल के वापस आ जाएं। यहाँ आप जाएं तो SCCP वाले जो हैं, बाकी इदारे आपके पीछे काफ़ी टाइम लगा देंगे। तो इसमें भी डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है।
इसको भी इंशाल्लाह ठीक कर सकते हैं आप जैसे नौजवान। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, और जो मैं एक जुमले में समझाने की कोशिश करता हूँ, दुनिया के मैं तकरीबन 12-15 ममालिक में मैंने सरबराही की है, अक़वाम मुत्तहिदा के तरफ तौर पर भी और सफ़ीर के तौर पर भी, और मैंने देखा ये है कि वहाँ डिजिटलाइज हो गई चीज़ें। ये फाइलों के ऊपर जो रस्सी बांध के नहीं, एक दूसरे के, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, आप जिस अफसर के पास चले जाएं तो उसने तो पहले तो दरबान बैठाया हुआ है बाहर, कोई नहीं आ सकता मेरे दफ्तर में, ठीक है, और अब जाएं तो वो अफसर घिरा होता है अपनी फाइलों में एकदम, वो वक्त का ज़ियान है, ठीक है। दूसरे मुल्कों में जाएं आपको फाइलें नज़र नहीं आएंगी, ठीक। तो हम इस वक्त जो है, मैं उसको अंग्रेजी में इस तरह कहता हूँ कि समहाउ वी आर स्टिल trying to meet the challenges of 21st century with the tools of 19th century। तो आप लोग 21st century के टूल्स को डेवलप कर रहे हैं, तो वो मसला भी हमारा हल हो जाएगा। तो आपने मुझसे पूछा, उसका मुख्तसर जवाब ये है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है, वहाँ कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस इस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं कि जैसे जैसे आबादी, या उनकी तो खैर ग्रो नहीं हो रही है वेस्टर्न कंट्री की, लेकिन जो भी आबादी होती है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोग कम हैं, तो इस लिहाज से वो हमारे जैसे मुल्कों की तरफ देखते हैं कि उनके पैसों की भी बचत हो, और उनको रिमोट, आजकल तो सारा मामला आप इसको एक फ़ोन के ऊपर को लेके आप पूरी सारा काम कर सकते हैं, तो वो इस लिहाज से हमारे नौजवानों के लिए बैठ के, हमारे ख़वातीन और मर्द के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब आप मुझे सिर्फ समझा दें मेरी आगाही के लिए कि कुछ मिसालें दे के, फ़र्ज़ कर लें कि मैं माल्टा का सफ़ीर रहा हूँ, माल्टा में उनके एक इंडस्ट्री को ज़रूरत है, उनकी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री और शिप मेकिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनको चाहिए उन्हें कि कोई आईटी का उन्हें आदमी चाहिए, या उन्हें चाहिए कोई सुपरवाइज़र जो कि मैकेनिकल काम को सुपरवाइज कर ले, या उन्हें चाहिए कि इन्वेंट्री जो मेंटेन करने का कोई आदमी चाहिए। तो अगर इस किस्म की कोई मैच हो जाता है उनकी ज़रूरत और हमारे यहाँ, तो आपने डाटा बैंक इस किस्म का डेवलप कर रहे हैं आप, ताकि आप फ़ौरन उनको मिला दें। एक्चुअली फ़िलहाल तो अभी जो डाटा बैंक है वो मैनुअली हमने किया हुआ है, क्योंकि एक स्टार्टअप है, नया इनिशिएटिव है। फ़िलहाल जो प्लानिंग है वो ये है कि जो भी कंपनी हमसे रिसोर्स मांगती है, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमें पहले हमारे पार्टनर हो जाएं, और आपको जो चीज़ बनवानी है, यानी कि जो एम्प्लॉयर से आप चाहते हैं, उस जेडी का एक कोर्स बना दें। यानी फॉर इंस्टेंस आपको एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए जो शिप ब्रेकिंग का काम जानता हो, तो आपके पास ऑलरेडी एक रिसोर्स होगी, तो आप उससे एक कोर्स बना दें, ताकि बंदा अगर आपका शिफ्ट हो तो एक बैकअप तैयार हो आपके पास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन इसको अगर आप चाहें, मैं अपने जो थोड़ा मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं बता सकता हूँ कि पहले तो आपके पास ऐसा डाटा बैंक अपने मुल्क का होना चाहिए जिसमें आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग मौजूद हों, क्योंकि जी अभी तो हम आपके सामने ये 3 कैंडिडेट पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट वैकेंसी अनाउंसमेंट पूरी दे दें हमें, तो फिर हम ये करते हैं कि आपको, उस आदमी को आपकी ज़रूरत के मुताबिक अगले 3 महीने में आप सिलेबस दे दें, हम चाहेंगे कि उसको ट्रेंड कर लेंगे हम, और आप उसे अपने पैमाने पर परख कर टेस्ट करके आप ले जाएं, और आप हमें अगले 5 साल की रिक्वायरमेंट दे दें, जैसे अभी मैंने बात की कोरिया की, आप अगले 10 साल की दे दें, हम ये कंपनी यानी कि आपकी कंपनी उसको फिर अगले 10 साल के लिए एक डिज़ाइन कर देगी, आपसे मुआहदा कर लेंगे हम। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को अप्रोच कर सकता हूँ और आपकी वकालत कर सकता हूँ कि आप जैसे लोग जब कंपनी आपके जाएं, कहें कि जी 10 साल का हमारा MOU साइन करा दें, बजाय इसके कि कंपनी टू कंपनी में MOU साइन करें, हम आपको हुकूमत लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स के लिए MOU साइन करने के लिए मैं आपकी एडवोकेसी कर सकता हूँ, ताकि नौजवानों के लिए ये मदद हो सके। थोड़ी सी तो खिदमत करनी चाहिए ना। देखिए, हम रिटायरमेंट के बाद इतना तो लोगों का मुल्क का हक बनता है कि हम उन्हें पे बैक कर सकें। जिस सोसाइटी में, देखिए मैं भी ज़मीन पर बैठ के पढ़ता रहा हूँ, लेकिन दुनिया में मुकाबला किया है, तो हमारे नौजवान ने मेहनत भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं एक देहात में ज़मीन पर बैठ के पढ़ता था, 8वीं जमात में अंग्रेज़ी सीखना शुरू की, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ ठीक ठाक मुकाबला करके और अंग्रेज़ी लिख के और बोल के मुकाबला किया। तो बाकी नौजवान भी इस तरह कर सकते हैं, मुश्किल काम कोई नहीं है। वो जज्बा जो है ना, और जुनून वो पैदा करने वाली बात है, वो आप लोग मिलके कर देंगे। That's very nice of you, sir. थैंक यू वेरी मच कि आपने
कहा कि हमारी जो है वो वकालत करेंगे आप गवर्नमेंट के सामने। लेकिन अगेन मेरा जो सवाल आता है, आपने वकालत भी की, गवर्नमेंट भी राजी हो गई, हम एमओयू भी करने में कामयाब हो गए, लेकिन अगेन जो आपकी वाली बात है मोटिवेशन या जज्बा, वो यूथ में नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरा कसूर है ना उसमें, और आपका कसूर है, और जो लोग उनसे बात करते हैं उनका कसूर है, उनके वालिदैन का कसूर है, उनके टीचर्स का कसूर है, उनके मोहल्ले में रहने वाले लोगों का कसूर है। भाई होप दो आप इस मुल्क को, ठीक है ना। जब तक कि इस मुल्क को आप होप नहीं देंगे, मैं अपनी किताब लिख रहा था एक, और उस किताब में मैं शायर भी इतना कोई ख़ास हूँ भी नहीं, लेकिन जहन में कुछ अशारा है, मैंने लिख दिया कि मेरे देश के जवानों हिम्मत ना हारना। ये जो है ना आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट, सियासी भौचाल, मुल्क में महंगाई, इस पूरे खत्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई। अब नौजवान क्या करे बेचारा, वो 1000 रुपये जेब में लेके निकलता है तो बस का किराया और 1-2 वक्त का खाना खाने में उसका पूरा हो जाता है, घर जाता है तो रोता हुआ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें उनको होप देना चाहिए। ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके ज़रिए उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और उनको नाउमीद नहीं होना चाहिए, 2-2 3-3 महीने मेहनत करें, वो कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने उनके लिए कुछ ऐसे ही लिख रहा था, तो जहन में आ गया कि मेरे देश के जवानों हिम्मत न हारना, और कुदरत का इम्तिहान है हिम्मत न हारना, और नई नस्ल के चिरागों उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा हिम्मत न हारना, और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में हिम्मत न हारना। ऐसे प्लेटफॉर्म पर अगर सीखेंगे 3-3 महीने में दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। एंड सबसे सुनने वालों से भी यही कहूँगा कि जब तक हमारे साथ ऐसे लोग हैं, तो जब तक हिम्मत ना हारना, और हालात हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह ताला फोकस करते हैं कि हम कुछ नया सीखेंगे और बाहर से रेमेडीज लेकर आएंगे। पाकिस्तान को भी इसी तरह हमें ही बचाना है, कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए, हम ही हैं जो बैठे हुए हैं, वही सबको मिलके करना है। तो इसी पैगाम के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी एक और गेस्ट के साथ, जो आपके साथ बातें करेंगे और आपको आगाही देंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।